बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। In our today's lesson we will learn DSM to DSM-5 TR। इस लेसन में हम कुछ एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders। ICD stands for International Classification of Diseases। TR stands for Text Revision। GAF stands for Global Assessment of Functioning। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। डीएसएम क्या होता है? जिस तरह से ICD-11 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैनुअल बनाया हुआ है तमाम फिज़िकल इलनेस के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक DSM मैनुअल तैयार किया था, और इसके अंदर तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट जो हैं वो अपनी इसकी हेल्प से डायग्नोसिस दे सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट और पूरी दुनिया में इसकी मदद से डिजीज़ का डायग्नोस किया जाता है। DSM के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स की डिस्क्रिप्शन, उनके सिम्टम्स और डायग्नोसिस रखे जाते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से होते हैं। फर्स्ट DSM पब्लिश हुआ था 1952 में, जिसके 36 पेजेस थे और ये एक पम्फलेट की शक्ल में था, और इसमें 106 डायग्नोसिस किए गए थे। DSM 1 और 2 पब्लिश हुए थे 1968 में। इनके पेजेस 134 थे और इसमें 182 डायग्नोस किए गए थे। DSM 3 पब्लिश हुआ था 1980 में, और DSM 3 TR भी 1980 में ही पब्लिश हुआ था। तमाम डायग्नोसिस थोड़े से डिफरेंस थे। DSM 3 में 292 थे और DSM 3 TR में 297 थे। DSM 4 पब्लिश हुआ था 1994 में, और इसके अंदर लगभग 300 डायग्नोसिस थे, और इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स दिए गए थे वो एक ग्रुप की शक्ल में दिए जाते थे। जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर 10 डिसऑर्डर आ गए, इसी तरह एक्यूट प्रॉब्लम जो होते हैं उनके अंदर 11 डिसऑर्डर्स आ गए। इसी तरह जब DSM 4 TR पब्लिश हुआ 2000 में, तो ये सबसे डिफरेंस था। इसमें 300 डायग्नोसिस थे, प्लस इसमें 4 ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया था, और इसमें एक्सेल सिस्टम को भी डिफाइन किया गया था। DSM 5 पब्लिश हुआ था 2013 में, और इसको पब्लिश किया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा डायग्नोसिस दिए गए थे। इसके अंदर 997 पेजेस थे, और एक्सेल सिस्टम को टोटली रिमूव करके तमाम डिसऑर्डर्स को 6 ग्रुप ऐड कर दिए गए थे। 4 ग्रुप को रिमूव कर दिया गया था जो कि DSM 4 TR में पहले से मौजूद थे। अब DSM 5 TR जो कि 2022-18 मार्च को रिलीज़ हुआ था, उसमें 312 डायग्नोसिस थे, और इसके अंदर जो रेफरेंसेस ऐड किए गए थे वो ICD-10 के सिर्फ यूज़ किए गए थे। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेल सिस्टम क्या होता है, और हम इसको DSM 5 या 5 TR में क्यों रिमूव किया गया था। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि एक्सेल या एक्सिस सिस्टम क्या है। ये 5 एक्सिस थे। एक्सिस 1 में क्लिनिकल सिंड्रोम्स को डाला गया था DSM 4 TR में। इसमें ये हुआ था कि सबसे पहले जो डायग्नोसिस वो टिपिकल थिंकिंग डायग्नोसिस होते थे, जिसमें डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया या सोशल फोबिया से मुतल्लिका होते थे, या कोई भी सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स को इसमें ऐड किया गया था। एक्सिस 2 में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे तमाम डिसऑर्डर्स जो चाइल्डहुड एंड फैंसी स्टेज से स्टार्ट होते थे, उनको रखा गया, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया गया। इसके बाद एक्सिस 3 में फ़िज़िकल कंडीशंस को रखा गया, जो कि किसी भी तरह की फ़िज़िकल कंडीशन, फ़िज़िकल इलनेस को ऐड किया गया था, और बाद में ये भी देखा गया कि ये फ़िज़िकल इलनेस की वजह से क्या कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस आ रही है, और उसको कोमॉर्बिडिटी किया गया एक्सिस 1 और एक्सिस 2 के डिसऑर्डर्स के साथ। एक्सिस 4 में साइको सोशल स्ट्रेसर, या आप इनको ये भी कह सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स डाले गए थे, जिस तरह से किसी सडन डेथ हो जाना किसी लव्ड वन की, PTSD ट्रॉमा हो जाना, न्यू जॉब को स्टार्ट करने से पहले जो एंजाइटी होती है, कॉलेज या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इरेशनल फियर होता है वो, या मैरिज से मुतल्लिका जो मसाइल होते हैं, इन सब को लिस्टेड किया गया था एक्सिस 4 में। और अगर इनके अंदर स्वेरिटी काज होना शुरू हो जाती तो इनको एक्सिस 1 और एक्सिस 2 में कोमॉर्बिडिटी किया गया। इसी तरह एक्सिस 5 में क्या किया जाता था, ये फाइनल एक्सिस कंसिडर किया गया, और इसके अंदर एक पर्सन की पास्ट और प्रेजेंट दोनों हिस्ट्रीज को सामने रखते हुए उसकी हाईएस्ट लेवल की जो है उसकी डायग्नोस की जाती थी।
इसकी मदद से क्लिनिशियंस जो थे वो अंडरस्टैंड कर सकते थे कि तमाम जो पिछले 4 एक्सिस हैं वो किस तरह से एक पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं कि बीमार के पर्सन कितनी हद तक बीमार हो सकता है। एक्सिस 5 की ओवरऑल असेसमेंट से ही GAF यानी ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग का स्कोर निकाला जाता था। लेकिन ये सारे एग्जिस जो थे ये DSM-5 के अंदर रिमूव कर दिए गए, इनको ड्रॉप आउट कर दिया गया, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी रीज़न जो सामने आई थी वो ये आई थी कि एक पर्सन कम्प्लीटली सही तरह से उसका GF स्कोर नहीं बन पाता था और तमाम एग्जिस में वो सही ट्रूली लाई नहीं करता था और इससे डायग्नोज करने में प्रॉब्लम आती थी और बाइसनेस आना शुरू हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि DSM जो है उसके DSM-5 के अंदर और क्या क्या चेंजेस आई थी। पहली चेंज तो ये आ गई कि इसमें एलिमिनेट कर दिया गया मल्टी एक्सेल सिस्टम को। दूसरी चेंज ये आई कि इसमें ट्रीटमेंट साथ में बताया गया और इसमें थेरी को भी साथ में कंसिडर किया गया कि कौन सी थेरी किसके लिए सूटेबल है। रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग डाले गए, ICD 9 एंड 10 के रेफरेंसेस ऐड किए गए, GF सिस्टम को टोटली रिमूव कर दिया गया और 4 ग्रुप जो DSM-4TR में रिवाइज थे उनको निकाल कर इसको 6 ग्रुप में ऐड किया गया और डिसऑर्डर्स को मज़ीद क्लासिफाई किया गया ताकि मेडिकल कंडीशंस में भी वो पूरे उतर सकें। अब DSM-4 और 4TR में कुछ ऐसे डिजीज़ थे जो कि DSM-5 और 5TR में नेम चेंज कर दिए गए या कुछ नहीं थे और उनको रखा गया। जैसे मेंटल रिटार्डेशन DSM-4 और 4TR में था, डायग्नोसिस सेम थे, लेकिन DSM-5 और 5TR में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से नए ये रखा गया। इस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पहले सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर में था, लेकिन बाद में ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स DSM-5 और 5TR में एक अलग से चैप्टर रखा गया। मूड डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। डेलेरियम, डेमेंशिया, नेमेनिस्टिक एंड अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में डाल दिया गया। सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, जेंडर डायस्फोरिया एंड पैराफेलिक डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स 4 और 4TR में थे ही नहीं, जिनको ज़्यादातर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के वाले से रखा जाता था, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स में डाला गया था, लेकिन बाद में DSM-5 5TR में इनको सेपरेट क्लस्टर दिया गया। इसी तरह मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर एंड अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस को भी DSM-5TR में 5 में रखा गया। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स टाइप रिवीजन में कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे जो बच्चों के अंदर इन्फेंसी, चाइल्डहुड या एडोलसेंट स्टेज में या सिर्फ इन्फेंसी स्टेज पे डायग्नोज होते थे, वो DSM-4 में या 5 में मौजूद तो थे, लेकिन उनको ओवरऑल एक महसूस नाम दे दिया गया ताकि पर्सनस जो है वो इजीली उसको डायग्नोज कर सके, क्लिनिशियंस जो हैं वो इजीली उस तक अप्रोच कर सकें। जैसे मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसऑर्डर्स, मोटर स्किल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स को DSM-5 में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कंडक्ट डिसऑर्डर्स, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर DSM-5 में जाने जाते हैं। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो कि इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में होता है, उसको फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स में ही रखा गया। इस तरह एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स को उसी तरह ही रखा गया। अलबत्ता जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इनको एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया। याद रहे कि ये सारे डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर टाइप्स वर्जन में लिखे हुए हैं ये अमूमन बच्चों में इन्फेंसी, चाइल्डहुड या एडोलसेंट स्टेज पे पाए जाते हैं। इन स्टेजेस को सेपरेटली बच्चों के लिए स्पेसिफिक कर दिया गया DSM-5 डिसऑर्डर्स में और ये डिसऑर्डर्स यहाँ पे इन नामों से जाने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि DSM-5 के अंदर एक तो मल्टीपल एक्सिस का रिमूव किया गया, लेकिन DSM-5 और 5TR में मेजर डिफरेंस क्या है। DSM-5 में बहुत आसान है कि एक पेशेंट के एक ट्रेट को, एक क्लाइंट के एक ट्रेट को खसूसी तौर पर नोटिफाई करके उसको एड्रेस करना। एक्सिस के रिमूवर से ये हो गया था कि एक पेशेंट को बाकायदा किसी डिजीज़ से लेबल नहीं किया जाता था, बल्कि उसके उस पर्सनैलिटी ट्रेट को हाईलाइट किया जाता था और थेरेपेटिक सेशंस में फिर उसी को डिस्कस किया जाता था। क्लाइंट को किसी खास बीमारी से या किसी खास डिसऑर्डर के साथ लेबल नहीं किया जा सकता। ICD 9 और ICD 10 के रेफरेंसेस दोनों यूज़ हुए थे। थ्योरी और रेफरेंसेस को स्ट्रिक्टली ऐड किया गया, इसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया एक कल्चर में होने वाले प्रॉब्लम को जिसकी वैलिडिटी
किसी एक कल्चर में कितनी हो सकती है या उसकी रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है, उसको दूसरे कल्चर में भी उसी तरह से अप्रोच करने के लिए उसको पहले चेक किया गया, इसके बाद उसको उन एग्जिस में उन सॉरी DSM-5 में ऐड किया गया। इसी तरह DSM-5 TR में उसको जो इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है DSM-5 और 5 TR में। इसमें सिर्फ ये किया गया कि डिसऑर्डर्स को मज़ीद मॉडिफाई किया गया, थेरी और रेफरेंसेस ऐड किए गए और रेफरेंसेस सिर्फ ICD-10 के यूज़ किए गए। अब अगर देखा जाए कि कौन सा मैनुअल, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल बेहतरीन है, तो उसके हवाले से सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर हम DSM-4 TR की बात करें, 5 की या 5 TR की बात करें, तो इनके अंदर डायग्नोसिस के अंदर खास कोई चेंजिंग्स नहीं है। अगर मैनुअल के अंदर एक्सिस सिस्टम को हटा दिया जाए तो 5 5 TR और 4 TR के अंदर नाम और थोड़ी बहुत तब्दीली तो मौजूद होगी, लेकिन डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है वो आलमोस्ट सबका मैच करता है। इसलिए क्लिनिशियन सेटिंग्स में इट इज़ ईजी टू यूज़ थ्री मैनुअल्स। हाँ, अलबत्ता स्टूडेंट्स जब नॉलेज हासिल करने लगे तो एज अ टीचर ये रिकमेंड किया जाता है कि जो लेटेस्ट आया होता है उसी के साथ स्टडी किया जाए। थैंक यू वेरी मच।